हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं निधिता अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम इन्वायरमेंट पार्ट को कवर करेंगे और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं अपने चैनल पे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट टॉपिक का पार्ट 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट क्या है और हेरिडिटी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं अभी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट में की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रही हूँ और अभी तक मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं इम्पॉर्टेंट। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे और उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है आफ्टर कंसेप्शन, तो यहाँ पे जो ये टर्म है आफ्टर कंसेप्शन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने यहाँ पे अधूरा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने बोला था कि जब इन्वायरमेंट वाला आपका सेक्शन मैं कवर करूँगी तो मैं इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों एक साथ रिलेटेड है। तो इसलिए अभी अगर आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। आफ्टर कंसेप्शन, तो कंसेप्शन से पहले क्या है? कंसेप्शन से पहले काम करती है आपकी हेरिडिटी एंड आफ्टर कंसेप्शन आपका जो कुछ भी है कंसेप्शन के बाद वो है इन्वायरमेंट। तो हम लोगों ने जिसमें पढ़ा था कि आइडेंटिकल ट्विंस, फ्रेटर्नल ट्विंस, ये सब पढ़ा था। तो क्या होता है कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो वो आपका एक कंसेप्शन का प्रोसेस हो गया। तो जो कंसेप्शन का प्रोसेस है वहाँ तक आपकी हेरिडिटी काम करती है। और कंसेप्शन के बाद जो कुछ भी फैक्टर्स होते हैं वो आपका इन्वायरमेंट में आएगा, मतलब कि नर्चर में आएगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो क्या होता है कि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक बच्चे के विकास में जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से उसका रोल स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे 9 मंथ बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, क्योंकि कंसेप्शन होने के बाद फिर 9 महीने के बाद बेबी का बर्थ होता है। तो वहाँ पे आप ऑप्शन मार्क करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन मार्क करेंगे 9 मंथ बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि आफ्टर कंसेप्शन हाउ अ चाइल्ड डेवलप्स इज़ द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आफ्टर कंसेप्शन के बाद जो सारे फैक्टर्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। उसके बाद क्या होता है, बच्चों का विकास कैसे होता है? बच्चे का विकास होता है इंटरेक्शन बिटवीन, कॉम्बिनेशन होता है, जबकि वो एडिटिव कॉम्बिनेशन होता है, जैसा कि पिछले वीडियो में इनफैक्ट अभी के वीडियो में बताऊंगी कैसे वो एडिटिव होता है। इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड इन्वायरमेंट, मतलब हेरिडिटी इन्वायरमेंट दोनों मिल के बच्चे के विकास में आपके हेल्प करती है। Environment refers to everything except heredity which stimulates and influence a person और चाइल्ड। तो इन्वायरमेंट क्या है कि हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी बच्चे को स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है आपका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा? बच्चा हो, चाहे अभी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो हम एक चाइल्ड को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पढ़ रहे हैं तो एक बच्चे की पिक्चर आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली लाइफ इन्वायरमेंट में आएगी, सोशल लाइफ, पेयर लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशन, जो कुछ भी हेरिडिटी के बाद, कंसेप्शन के बाद का जो कुछ भी है वो आपका वो इन्वायरमेंट है जो बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ एंड मार्किस, ये ऑथर हैं, इनका कोट है, आप इसको अच्छे से इसको पढ़िए। इन्वायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव बीन एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही और शी बिगिन लाइफ, मतलब कि लाइफ शुरू करने के बाद जो कुछ भी फैक्टर्स है वो जो भी आउटसाइड फैक्टर्स है वो आपके इन्वायरमेंट में आएंगे। आप आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आफ्टर द बर्थ चाइल्ड इज़ एक्सपोज टू न्यूमरस इन्वायरमेंट फोर्सेज विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। तो इन्वायरमेंट का रोल कहाँ से शुरू हो गया? 9 मंथ बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद जब जन्म होता है, जन्म के बाद बहुत तरह के इन्वायरमेंटल फोर्सेस काम करते हैं। जन्म के पहले कौन सा फोर्स होता है? जो गर्भाशय का इन्वायरमेंट है वो भी एक इन्वायरमेंट नर्चर के अंतर्गत आएगा। बट जन्म के बाद क्या होता है? बहुत सारे डिफरेंट अदर फोर्सेस हैं जिनको हम यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। इसमें आपके आ गए फिजिकल फोर्सेस, उसके बाद आ गया दूसरा सोशल और कल्चरल फोर्सेस। तो फिजिकल फोर्सेस में क्या आ जाएगा? फूड है, वाटर है, क्लाइमेट है, फिजिकल एटमॉस्फेयर, स्कूल और होम का जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है वो सब क्या है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में आपका आ जाएगा कि पेरेंट्स का रोल क्या है, वो किस तरह से हेल्प करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, फ्रेंड्स का रोल क्या है, टीचर्स का रोल क्या है, नेबर्स का रोल क्या है, जो कुछ भी अपने पीयर्स का रोल क्या है, जो कुछ भी ये सारे फैक्टर्स हैं इस तरह के, ये आपके आ जाएंगे सोशल और कल्चरल फोर्सेस में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इन्वायरमेंटल फोर्सेज हैव अ डिज़ायरेबल इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये जो भी यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, ये इसको मैंने देखिए अंडरलाइन किया है, और ये सारे टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये टर्म्स किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर कोई क्वेश्चन आ गया लॉन्ग में तो हम उसको इलेबोरेट करके लिखेंगे कैसे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने जिसको भी मैंने हाईलाइट किया है। अब ये सब क्या है कि ये सब इन्वायरमेंटल फोर्सेज है वो इन सब जो एरियाज़ हैं, फिजिकल एरिया, सोशल एरिया, इमोशनल एरिया, इंटेलेक्चुअल एरिया, मोरल एरिया, तो जो बच्चा है उन सब के इन सब एरियाज़ पे जो ये सब भी एरियाज़ हैं, इन पर काफ़ी अच्छा फ़र्क डालता है, डेवलपमेंट में सहायक होता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ गया तो आप क्या करेंगे? अगर उसमें एक और हेडिंग डालेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड, इस तरह से आप कर सकते हैं, या पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं कि, या एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आप उस एलेबोरेट करके कैसे लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन चाइल्ड। तो उसके बाद आप पहला पॉइंट डालेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, रोल इन फिजिकल डेवलपमेंट। उसमें आप एक्सप्लेन करेंगे कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे स्पोर्ट्स का अगर उसको एक्सपोजर मिल रहा है तो बच्चा फिजिकली बहुत अच्छा होगा। सोशल रोल में आप लिखेंगे कि जैसे बच्चा लोगों से ज़्यादा खुलता मिलता है तो वो अपनी भावनाओं को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है। इमोशनल में लिख सकते हैं कि जैसे माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, या फ्रेंड्स के साथ जो सर्किल रहती है, टीचर्स के साथ जो अफेक्शन होता है, ये सब बच्चे के विकास में काफ़ी सहायक होता है। इंटेलेक्चुअल में आप लिखेंगे कि अपने वो पीयर्स हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनसे कंपटीशन करता है, उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। मोरल में सोसाइटी के जितने सारे रूल्स हैं देखता है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। और इस रिस्पेक्ट में आप एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि आपको इलेबोरेट करना है तो यू नीड डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अगर शॉर्ट में आता है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंट बिगिन टू प्ले देयर पार्ट एंड इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। वही है यहाँ पे अगर बोला जाए एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, बोथ आर सेम। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय स्पर्म। ठीक है, तो आपको जैसे भी सूटेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट में कंक्लूड करते हैं। दस अवेयरनेस ऑफ अ चाइल्ड्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। एक शिक्षक के लिए देखिए हम शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमारे सिलेबस में ये है, तो एक शिक्षक के लिए हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है अब आपको समझ में आ गया होगा। दिस अवेयरनेस विल हेल्प टीचर अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड अ चाइल्ड्स बिहेवियर एंड फैसिलिटेट हिज हर डेवलपमेंट। फैसिलिटेट करता है बच्चे के विकास पे। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फॉर अ टीचर. It also thereby enable teachers to understand children better and enhance the students learning skills. ठीक है, तो ये एक तरह से कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं. तो आज हमने क्या कवर किया, आज हमने एनवायरनमेंट को कवर किया, एनवायरनमेंट को समझा. और अगेन अगर एनवायरनमेंट से आपको क्वेश्चन आता है तो अगेन मैं आप लोगों से बोलती हूँ, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा है, तो उसमें आप अगेन यहाँ पे जो नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट है वहाँ से आप शुरू करिएगा. सॉरी यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है.
NURTURE। तो आप इन्वायरमेंट, तो जैसे ही अगर कोई एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़ेगा तो वैसे ही वो समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है। इन्वायरमेंट को वैसे ही शुरू करिए कि इन्वायरमेंट दैट इज़ नर्चर which plays a equal important role in the development of child as heredity। ठीक है, तो इस तरह से आप करके लिखेंगे, फ्रेम करके रिलेट करते हुए। मेन आपका थीम इन्वायरमेंट भी रहेगा, बट आप उसमें 1-2 लाइन हेरिडिटी के बारे में भी लिख सकते हैं कि जैसे हेरिडिटी डेवलपमेंट में सहायक होती है वैसे ही इन्वायरमेंट है, और नेचर नर्चर के कॉन्सेप्ट में नेचर इज़ हेरिडिटी एंड नर्चर इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैंने अभी देखा है काफ़ी सारे लोग मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम, प्लीज़ सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो इस हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के सीरीज़ में एक वीडियो जो पार्ट 3 है वो इसके बाद मैं अपकमिंग वीडियो होगा वो मैं लाऊंगी। उसके बाद हम अदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।